Assalamu alaikum ji. We are into 24th lecture today related to organizational psychology. पिछली दफे हमने एक नया या ऐसे कह लीजिए relatively new topic we touched upon in the last lecture, and that was the topic of positive psychology. In that context, we talked about a number of factors. We will talk more on positive psychology today and some other subsequent lectures, but for the time being, before we go into another new dimension of positive psychology, let us quickly review what we had discovered the last time related to positive psychology and its impact on organizational psychology. हमने पिछली दफे आपको दो अहम चीजों के बारे में बताया था. पहली तो ये बात बताई थी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम 5 चीजों के मुतालिक आगाही हासिल करेंगे जो रिसेंटली साइकोलॉजी का हिस्सा बनी है. 5 चीजें, वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं जरा आप उनका अयादा कीजिए. नंबर 1 ऑप्टिमिज्म, नंबर 2 होप, नंबर 3 इमोशनल इंटेलिजेंस, नंबर 4 सेल्फ एफिकेसी एंड नंबर 5 सब्जेक्टिव वेल बीइंग और SWB. हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये 5 चीजें इंक्लूडेड हैं. इनमें से एक चीज का हमने, एक वेरिएबल का हमने बहुत तफसील से जायजा लिया था इन लेक्चर नंबर 23, एंड दैट वाज ऑप्टिमिज्म. जो एक शख्स चीजों के रोशन पहलू पे नजर रखता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. और हमने ये देखा था कि ऑप्टिमिज्म जो है वो हम सीखते हैं घर के हालात से, घर के माहौल से, पीयर ग्रुप से, असातिज़ा से, मीडिया से, जो हम पढ़ते लिखते हैं और अपने जिंदगी के तजुर्बात से. इसमें सबसे अहम फैक्टर हमने देखा था सोशल इंटरेक्शन, सोशल लर्निंग जो है वो है ऑप्टिमिज्म का सीखने का एक तरीका. इसी रेफरेंस में हमने देखा था कि ऑप्टिमिस्ट्स और पेसिमिस्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एट्रीब्यूशंस. याद आया आपको? हमने देखा था दैट ऑप्टिमिस्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज दे मेक एक्सटर्नल अनस्टेबल एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूशंस. याद आ गया आपको? और हमने फिर ये देखा था कि पेसिमिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ हैं बिल्कुल इस किस्म के लोगों से. पेसिमिस्ट्स मेक इंटरनल, परमानेंट एंड ग्लोबल एट्रीब्यूशंस. याद आया आपको? और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक ऑप्टिमिस्ट बनने का एक अंदाज, एक तरीका, एक वेरिएबल ये भी हो सकता है कि आप अपनी एट्रीब्यूशंस को बदल लें. और फिर हमने देखा था कि ऑप्टिमिज्म का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है. और इसमें हमने बहुत सी बातें देखी थी और मैं उनका जल्दी से आपके लिए अयादा कर दूं. हमने देखा था कि ऑप्टिमिस्ट जो हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं काम से मुतल्लिक. हमने देखा था कि ऑप्टिमिस्ट वर्क हार्डर. हमने देखा था कि ऑप्टिमिस्ट जो हैं वो परसिवियर ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा सस्टेन्ड काम करने के काबिल होते हैं. हमने देखा था दैट ऑप्टिमिस्ट्स आर पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी. हमने ये भी देखा था दैट ऑप्टिमिस्ट्स हैव ए हाई मोरल. हमने ये भी देखा था दैट ऑप्टिमिस्ट्स इन प्लेस ऑफ वर्क हैव हायर लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन. वो समझते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आगे तक ले जा सकते हैं. और हमने ये भी देखा था कि रिसर्च दिखाती है कि ऑप्टिमिस्ट्स इफ दे आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट देन दे मेक 30% मोर सेल्स इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एज कंपेयर टू नॉन ऑप्टिमिस्ट्स. और हमने आखिरी बात ये देखी थी कि ऑप्टिमिज्म की हमने स्केल्स जो हैं वह बना ली हैं. ये था पिछला लेक्चर. Let us go forward of this and let us take a look at the new element that we are going to talk about in relation to positive psychology. That is the topic of hope.
और इसमें जैसे मैंने आपको नाम बताया था पॉजिटिव साइकोलॉजी में सेलिगमैन का और चीक्समिहाई का होप से रिलेटेड जो नाम है जिसने रिसर्च की है होप में, दैट इज द नेम ऑफ रिक स्नाइडर। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा RICK, रिक SYNDER, रिक स्नाइडर। इनका नाम रिसर्च जो है होप से रिलेटेड उसमें एक अहम नाम रिक स्नाइडर का समझा जाता है। यह देखा गया है होप से मुतल्लिक जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक सब टॉपिक है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो रिलेटिवली न्यू डेवलपमेंट है इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो होप से मुतल्लिक हमने ये देखा है कि उसका ताल्लुक 5 चीजों से है। होप इज रिलेटेड टू 5 variables that may impact a person's behavior in an organization. And what are those 5 variables? Number 1, hope, research shows, is related to academic achievement. अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज में नंबर ज्यादा लेना चाहते हैं, अपनी क्लास में ऊपर आना चाहते हैं, तो आपको होपफुल होना जो है वो इस चीज में मददगार मुआविन साबित होगा। रिसर्च शोज दैट पीपल हु आर होपफुल परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट। पहली तो ये बात है रिलेटेड टू होप एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। रिसर्च ऑल्सो शोज दैट होप इज ऑल्सो रिलेटेड टू एथलेटिक अचीवमेंट। अब एथलेटिक अचीवमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज पार्ट, कुड बी कंसिडर्ड a game, since it involves people in groups and organizations, it could be considered a part of organizational psychology being a larger framework, at a larger framework. And research has shown that those athletes or sports people who are hopeful are more achieving than those athletes or sports people who are hopeless. Hope is positively related to athletic achievement. आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इसलिए कि अब स्पोर्ट्स जो है वो उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो शामिल हो गए हैं। इट इज ए ह्यूज करियर इन स्पोर्ट्स। पीपल हु आर स्पोर्ट्स पर्सन्स मेक ए astronomical amount of money. People who are coaches, people who manage sports and athletics make astronomical amounts of money. Not only do they make money, they impact a lot of people around the globe. फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है, हॉकी की चैंपियनशिप्स जो हैं, ओलंपिक्स जो हैं, स्विमिंग की चैंपियनशिप्स जो हैं, एथलेटिक्स की चैंपियनशिप्स जो हैं, इन तमाम चीजों का दुनिया के लोगों पर बहुत गहरा असर है और इनसे मुतल्लिक लोग जो हैं उनका भी बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर दुनिया के लोगों से बहुत गहरा ताल्लुक बन गया है। इसलिए हमने ये देखा है इन रिलेशन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड इन रिलेशन टू होप इन पर्टिकुलर दैट होप इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू एथलेटिक अचीवमेंट। यूं समझ लीजिए कि 2 शख्स आप ले लें जो एथलेटिक एबिलिटी में एक से हों, उनकी बॉलिंग स्पीड एक सी हो या उनकी हॉकी खेलने का अंदाज या स्किल एक सा हो, और उनमें से एक होपफुल है और दूसरा होपफुल नहीं है, तो जो होपफुल है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेगा एज कंपेयर टू समबॉडी हु इज नॉट होपफुल, इवन
when the skill of the two people is similar. तो ये ताल्लुक है होप का एथलेटिक अचीवमेंट के साथ. होप का ताल्लुक है इमोशनल हेल्थ के साथ. थर्ड थिंग दैट वी हैव सीन, द रिलेशनशिप बिटवीन होप एंड इमोशनल हेल्थ in the realm of positive psychology, in the larger field of organizational psychology. Those people who are hopeful tend to become and remain more healthy emotionally and physically as compared to those people who lack hope. इसमें एक ज़िमनन आपसे गुजारिश कर दूं कि जिस जमाने में हम पढ़ा करते थे अमेरिका में, हमारे कुछ जानने वाले रिसर्च का कुछ हिस्सा थे जो कैंसर के मरीजों पर रिसर्च कर रहे थे. एंड दे सॉ, एंड दिस इज नाउ पब्लिश्ड एंड दिस वाज प्रेजेंटेड again and again, not by those people, but again and again by a number of researchers, it was shown to be true that those cancer patients who were hopeful lived longer than those cancer patients who were not hopeful. In this particular sense, then, hope can be a delayer of death also. That is what some of the research has shown. So hope is related to emotional and physical health, research shows. Research also shows that hope helps people to cope with illness. Those people who are ill but are hopeful recover more quickly than those people who are ill but are not hopeful. इसलिए अगर आपको कभी फ्लू हो, जुकाम नजला हो, पेट खराब हो, पेट का दर्द हो, सर का दर्द हो, तो if you remain hopeful that this is temporary and it will go away and I will recover from it, this optimism and this hope of yours would help you to recover quickly from your illness. Research also shows, number 5, that hope is related to the ability to bear hardships. Research shows that those people who are hopeful can bear hardships more easily as compared to those people who are not hopeful. और इसमें आपको साउथ अफ्रीका के पास्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मिसाल आपके जहन में होगी, जो अपनी लॉन्ग जेल सेंटेंस के बावजूद होपफुल रहे, remained a hopeful person and could bear his hardships, and then when he was freed, he took the entire country along with him, and the country now is Republic of South Africa, which is now shed itself of the prejudice of blacks and whites. ये तो एक हमारी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, लेकिन रिसर्च जो है वो भी यही दिखाती है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी यही दिखाती है कि होप का हार्डशिप बेयर करने के साथ गहरा ताल्लुक है. सो दीज आर द 5 फैक्टर्स दैट होप हैज शोन टू बी रिलेटेड टू, in particular reference to organizational psychology. Those people, those students who are hopeful get better marks, all other factors being equal. Those athletes and sports people who are hopeful perform better, all other things being equal. Those people who are hopeful are emotionally healthy, all other factors being equal. Those people who have high hope recover quickly from the illness, all other factors being equal. And those people who are hopeful can bear hardships better than those people who do not have hope. तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से किसी को एम्प्लॉय करना चाहें या किसी को प्रमोट करना चाहें ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी को रिकमेंड करना चाहें खेलों में या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में या अपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या करना होगा? आपको और फैक्टर्स के अलावा ये फैक्टर
ऑफ होप जो है इसको भी मद्देनजर रखना होगा. एंड दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ positive psychology that recently has joined the overall big subject of organizational psychology. इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन नफ्सियात ने क्या किया, जैसे उन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस स्केल बनाई, जैसे उन्होंने शख्सियत को पर्सनालिटी के मेजर करने के लिए पर्सनालिटी मेजर्स बनाए, जैसे उन्होंने एटीट्यूड मेजर करने के लिए एटीट्यूड स्केल्स बनाई, जैसे उन्होंने ऑप्टिमिज्म मेजर करने के लिए ऑप्टिमिज्म स्केल्स बनाई हैं, इसी तरह से रिक स्नाइडर और उसके कॉलीग्स ने होप स्केल्स बना ली हैं. होप स्केल्स और होप मेजर्स क्वांटिफाई, help you to measure the amount of hope in a person, the degree, the volume of hope in a person, and they can check up if a person is hopeful, and if person A is more hopeful than B, and if a person is highly hopeful. Based upon these scales developed by psychologists in positive psychology, they can now predict the behavior of people in organizations based upon hope. The presence of high level of hope measured by these scales show the employers and other people in the organization that hopeful people would be mentally healthy, would remain physically healthy, would be better in coping with hardships in an organization, would be better in achieving standards in an organization. So that is how hope can contribute to the subject matter of organizational psychology, and that is what hope scales can do for us in organizational psychology. This was the second element that we were going to study in positive psychology in the overall subject matter of organizational psychology. We had talked about optimism the last time, and now we have talked about hope. Let us take a view at the third factor related to positive psychology. And that third factor is, as you remember, subjective well-being, also called SWB, or in layman terminology, happiness. खुशी. क्या चीज है खुशी? क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? लेमैन कहता है खुशी का मेजर करना न सिर्फ ये कि मुश्किल है बल्कि इम्पॉसिबल है. Man on the street thinks that happiness is given by nature. People around you who are not specialists in the subject that now you are dealing in, that is organizational psychology, and particularly positive psychology, would say to you, happiness is intangible. You can't measure it. Well, you can tell them now that happiness is a tangible variable in organizational behavior and a tangible variable in positive psychology. That is, by we I mean psychologists, you as a student and myself as a student and learner of psychology, we know that people have developed scales. We know people have defined happiness. They call it SWB, subjective well-being. They have defined it clearly. They have seen how SWB comes into being. They have seen what are the factors that impact SWB.
They have seen how SWB can be measured, and they have seen how people can be made to have a higher level of SWB, which is happiness. चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं in the overall subject matter of positive psychology within the realm of organizational psychology. जो एक अहम नाम है SWB से related subjective well-being, that is the name of Ed Diener. Ed Diener, D-I-E-N-E-R. Ed Diener defines SWB having 4 dimensions. He puts forward the view, along with other positive psychologists, that SWB has 4 dimensions. And what are those 4 dimensions? Number 1, that SWB is related to life satisfaction. Somebody who is high on SWB is also high on life satisfaction. क्या मुराद है इससे? कि अगर एक शख्स ये समझता है कि वो अपनी जिंदगी से ओवरऑल मुतमईन है, तो उस शख्स में SWB जो है वो ज्यादा है बनिस्बत उस शख्स के जो ये समझता है कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है या गैर मुतमईन है. इस बात से कता नजर कि उसके माली हालात क्या हैं, अगर वो समझता है कि उसकी जिंदगी में तस्कीन, तशफ़ी, तसल्ली है, तो देन ही इज हाई ऑन हैप्पीनेस. माली हालात खास तौर पे जहन में रखिए, क्योंकि मैं इसका रेफरेंस बाद में देने वाला हूं आपको. वन रेफरेंस of SWB then comes from life satisfaction. Life satisfaction is a general satisfaction with the way that one is. A general dissatisfaction means that one has low SWB. A general high satisfaction means that one has high SWB. That's one of the elements of SWB or happiness as pointed out by Diener. दूसरा जो है, that relates to satisfaction with important domains of life. The important domain of life may relate to, as in your case, with your studies, with your career, with the kind of person that you're going to get married to, the kind and amount of children that you're going to have. These are all important domains for you. If you're satisfied with some of the important domains of your life, and if you are dissatisfied with certain other domains of your life, but you consider them unimportant, you have high SWB. One's satisfaction with life in general and one's satisfaction with important domains in particular are 2 variables that are related to SWB. Or happiness in everyday terms can be defined as being a general satisfaction in life and some parts of specific satisfaction in life. The third thing that is related to SWB is what is called positive effect. अगर एक शख्स की जिंदगी में उसके तजुर्बात, उसके जज्बात ज्यादातर खुशगवार हैं, तो वो शख्स जो है वो हैप्पीनेस महसूस करेगा या महसूस करता है. Ed Diener says that a general feeling of positive effect, a repeated experience of positive effect, repeated experience of pleasant emotions is related to SWB. In other words, SWB means that somebody who has SWB has higher levels of positive emotions. That is the third factor related to
SWB as pointed out by Diener. And the fourth factor that is related to SWB is lower level of negative effects. What does that mean? Negative affect. It's not spelled with an E, it's spelled with an A. Affect means jazbaat, ehsasat ya sentiments. Low negative effect means कि अगर एक शख्स गुस्से में कम आता है, अगर उसमें नर्वसनेस कम है, अगर उसको तशवीश कम है, ये नेगेटिव इफेक्ट्स है, ये नेगेटिव इमोशंस है, तो फिर वो शख्स जो है उसमें SWB या हैप्पीनेस जो है वो ज्यादा है. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? जॉय, सेटिस्फैक्शन, लाफ्टर. अगर ये ज्यादा है तो वो उस शख्स में SWB या हैप्पीनेस ज्यादा है. और इसके अगेंस्ट अगर उसमें जेलसी कम है, गुस्सा कम है, एंग्जाइटी कम है, तो फिर उसमें SWB ज्यादा है. So SWB is related to life satisfaction in general, life satisfaction in particular, positive emotions, high positive emotions, large quantity of positive emotions, more frequency of positive emotions, repeated presence of positive emotions, and low frequency of negative emotions, almost an absence of negative emotions. All of these factors then, life satisfaction in general, life satisfaction in particular, high positive emotions and low negative emotions are four factors that constitute, according to Diener, life satisfaction or feeling of subjective well-being or happiness in general. तो हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात है, हमने हैप्पीनेस की डेफिनेशन भी कर दी और ये भी देख लिया कि वो किन किन चीजों से रिलेटेड है. एक दो चीजें और जिनका इस रेफरेंस में जिक्र करना चाहूंगा वो है, what are those factors that bring about life satisfaction or factors related to happiness or SWB. आप जानना चाहेंगे कि जिस चीजों का हमने जिक्र किया उसके अलावा कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जिनका SWB से या हैप्पीनेस से या सब्जेक्टिव वेलबींग से गहरा ताल्लुक है. तो तहकीक ने, रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू SWB that can bring about SWB or that can be considered to be the cause, within inverted commas, of SWB. If you consider SWB to be a dependent variable, अगर हम ये समझें कि SWB या हैप्पीनेस जो है वो इफेक्ट है, वो नतीजा है, तो फिर हमें देखना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो SWB को कॉज कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ SWB which would be a dependent variable. आपको याद है मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में भी पिछले लेक्चर्स में बताया था और आपने, जाहिर है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से मुतल्लिक जब आपने पढ़ा है तो ये बातें आपने बड़ी अच्छी तरह ज़हन नशीन की होंगी. सो यू नो व्हाट आर द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेटेड टू the dependent variable of SWB. What are those 3 factors or variables? Number 1, personality. शख्सियत का SWB से गहरा ताल्लुक है. हमने अभी देखा कि शख्सियत में ऑप्टिमिज्म का एक एलिमेंट भी शामिल है. हमने देखा कि शख्सियत में होपफुल होना या होपलेस होना भी एक एलिमेंट शामिल है. हमने ये भी देखा कि शख्सियत में इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन भी शामिल हैं. हमने ये भी देखा
कि शख्सियत में न्यूरोटिसिज्म एंड लैक ऑफ न्यूरोटिसिज्म भी शामिल हैं। हमने ये भी देखा कि शख्सियत में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस भी शामिल हैं। हमने ये भी देखा, आपको याद होगा, कि शख्सियत का हिस्सा है that people who consider locus of control to be internal and people who consider the locus of control to be external, ये तमाम चीजें जो हैं ये शख्सियत का हिस्सा हैं एक शख्स की। और रिसर्च ने ये दिखाया है, अभी आपने इससे पहला जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था, that optimism is a part of one's personality, not an illusion anymore. So we now know that optimism is positively related to our personality, and our personality is positively related to SWB. Type of personality, type of attributions, whether internal or external, whether stable or unstable, whether permanent or temporary, would determine whether a person is happy or unhappy. अब बताइए, आपके ख्याल में अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं, कौन सा शख्स खुश होगा? Who would be high on SWB? Yes, you're right. Somebody who makes external attributions, somebody who considers the factors that go wrong with him to be temporary, somebody who is not a victim of or does not have learned helplessness. ये पढ़ के आए हम चीजें, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, और हमने ये देखा है that personality is one of the important variables that affects, influences a person's SWB. दूसरी चीज जो हमने देखी है रिसर्च से मुताल्लिक, which impacts or which is related to SWB, is our goals, our life goals, the goals that we select for ourselves to achieve in our life. एक वो शख्स है जो बहुत मामूली गोल बना रहा है, जो बहुत मामूली लेवल पे स्ट्रगल करना चाह रहा है, और एक वो शख्स है जिसने अपने लिए बहुत ही मुश्किल गोल बनाए हैं जो अनअचीवेबल हैं, और एक वो शख्स है जिसने वो गोल्स बनाए हैं जिनके लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़े, बट दोज गोल्स आर अचीवेबल. आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा शख्स जो है वो ज्यादा खुश होगा? आपने सही अंदाजा लगाया, रिसर्च भी ऐसा ही शो कर रही है that those people who keep mediocre goals, achievable goals in their minds are happier, have a higher level of SWB than those people who have very high goals which are almost unachievable. तो दूसरी चीज जो है which is related to SWB apart from our personality is the goals that we select for ourselves. And the third thing that is related to SWB is our coping. How do we cope with life? हम जिंदगी को बसर कैसे कर रहे हैं? हम जिंदगी से नबर्द आजमा कैसे हैं? You remember that in relation to optimism, we had seen that optimists are people who persevere, who put in sustained effort. You also remember that in relation to hope that we just talked about, research has shown that those people who are hopefuls can even delay terminal illnesses, that people who are hopefuls recover more quickly from illness as compared to people who do not have hope. So hope and optimism are important elements of our coping strategies.
And our coping strategy in turn determines our happiness and SWB. If we are optimists, if we remain hopeful, then we cope better with the down things in our lives, with the bad things in our lives, with the tragedies in our lives, with the failures in our lives. We cope better. And when we cope better, we end up happier. We end up having higher SWB. That is the third factor that research has shown is related to SWB, and that resides within a person. 3 factors have been isolated: personality, coping, and our goals. तीनों के तीनों फैक्टर मिलके हमारी SWB पे इम्पैक्ट कर रहे हैं. इससे थोड़ा सा अब आगे भी चलते हैं कि रिसर्च ने और हमें क्या दिखाया है. मैंने आपसे गुजारिश की थी कि माहिरीन नफ्सियात ने पॉजिटिव साइकोलॉजी में SWB, जिसे हम रोजमर्रा की जुबान में हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, उस पर तहकीक करके बहुत सी चीजें मालूम की हैं. और मैंने आपसे यह भी गुजारिश की थी अभी कि दौलत का SWB से भी कोई ताल्लुक है या नहीं. आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है. क्या दौलत का, सरमाए का SWB से ताल्लुक है? Let me ask you the same question in another way. What would you think? Is money the cause of happiness? You would obviously say, yes, it is. Well, a research undertaken in 42 countries involving 7,240 respondents, 42 मुल्कों में रिसर्च की गई, सर्वे किया गया, जिनमें 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से, मुख्तलिफ एज ग्रुप से, मुख्तलिफ एजुकेशनल बैकग्राउंड से, और दोनों जेंडर्स. और इस रिसर्च का क्या नतीजा दिखाई दिया हमें? इस रिसर्च ने हमें बताया 94% of those people consider that money is not as important to them as happiness. Research also shows that poor countries, that there may be higher level of SWB in poor countries, such as some poor countries, I'm not now going to name names, some poor countries in Africa and Asia, people have shown a higher level of happiness, or what is technically called SWB, than some of the European countries where the countries are rich. I'm not going to name those countries. You can look them up in your own literature. There are published researches now on that. You would expect, if money was a main cause of happiness, or an SWB to be using technical terms, then we would expect rich countries to be showing a higher level of SWB and poor countries to be showing a lower level of SWB. That would be the expectation. But that has not found to be true. There seems to be a higher level of SWB even when the countries are relatively poor. And when we would expect some countries to be, we would expect some countries to have a higher level of SWB, we would consider those countries to be rich, which has not found to be the truth all the time. So research shows that the relationship that we expect to exist between wealth and happiness does not hold true universally.
मैं इसमें एक और भी ऐड करना चाहूंगा बात, इसका यह मतलब नहीं है कि गुर्बत से हैप्पीनेस आती है. डोंट मिस इंटरप्रेट दिस. दैट वुड बी ए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च. Poverty is not related to SWB. What we have seen is that the relationship between wealth and SWB is not as we would expect it to be. And that has shown to be true in number of countries, at least 42 of them. लोगों का ये ख्याल है उन ममालिक में कि दौलत की वजह से उन्हें खुशी नहीं मिल रही. ये तो हमने रिसर्च में देखा है, जिसका मैंने पहले भी अभी आपसे जिक्र किया था. SWB से मुतल्लिक एक और बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, एंड दैट इज, जब हम पर्सनैलिटी का जिक्र कर रहे थे तो मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स SWB से रिलेटेड है. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, वी हैव सीन दैट SWB इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्शन. आपको याद है जब हम हिस्ट्री एंड सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक स्विस माहिर नफ्सियात का जिक्र किया था, कार्ल गुस्टाव युंग, who had divided humanity into two kinds of people, introverts and extroverts. You are familiar with those two terms now. Introverts are those people who remain confined and satisfied within themselves, who avoid social contact, who would rather read books by themselves than meet people, who have hobbies, who remain, that keeps them isolated. Whereas extroverted are people who would rather go out and mix with other people, who would read a book but discuss that book with their friends and relatives and acquaintances, who would socially expand. You know who extroverts are. Research shows that extroversion is positively related to SWB, such that of the two types of people, two types of personality, the introverted and the extroverted seem to be higher on SWB than as compared to introverted, all other factors being equal. रिसर्च ने और हमें क्या दिखाया है? रिसर्च ने हमें यह भी दिखाया है that SWB is negatively related to neuroticism. What does that mean? That somebody who has a predisposition to mental ill health would be low on SWB. That somebody who has a negative affect would be low. जो ज्यादा नेगेटिव इमोशंस के तजुर्बात करते हैं, जिनके ज्यादा मनफी एहसासात हैं, जो ज्यादा मनफी एहसासात रखते हैं, और मनफी एहसासात आप या फीलिंग्स मैंने आपको बताया था क्या है? जेलसी, अग्रेशन, ये गुस्सा, तशवीश, बेजा फिक्र, ये चीजें जो हैं, ये these are called negative emotions or negative effects. And research has shown that SWB is negatively correlated to these. That if these emotions and sentiments are there, then SWB would be low. Research has also shown that SWB is related to our goals. मैंने आपको अभी बताया कि 3 फैक्टर आइसोलेट हुए. Specifically goals, those goals which are achievables, things that are doable, not impossible to do. If one is involved in those achievable, doable goals and factors, then of course one is more happy or one has higher level of SWB. What have we discovered so far? That SWB is related to a number of factors then. That SWB or subjective well-being is not a single factor phenomena, but a multi-factor, multifactorial phenomena. In particular reference to SWB, we have seen that in organizations, SWB is positively correlated to job satisfaction.
इसका भी थोड़ा सा डिटेल से जिक्र करूं आपसे मैं. JS और जॉब सेटिस्फैक्शन जिसका हम काफी जिक्र करेंगे, दैट इज if a person is performing a certain function in an organization and if he is satisfied with his own performance of that function in an organization, then that is an example of job satisfaction. Conversely, job satisfaction is a pleasurable state of being as a result of performing a job in an organization. If a person has high JS, job satisfaction, if he likes his job, then that high JS would lead to, would cause, would be related to, correlated to high SWB, subjective well-being. Job satisfaction and happiness or subjective well-being are correlated. जब हम देखेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या ताल्लुक है हमारी बाकी चीजों से, तो इसका डिटेल से जब हम तज्जिया करेंगे हम देखेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू the kind of work that a person is doing, the kind of co-workers that a person has in an organization, the kind of career opportunities that he has in the organization, the general feeling of equity that prevails in the organization. Do you remember equity? Equity is that there is justice and fair play in an organization. ये तमाम चीजें जो हैं उसकी जॉब की नेचर, उसके को वर्कर्स की नेचर, उसकी सुपरविजन की नेचर, उसके करियर पाथ्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, all of these impact a person's job satisfaction. And job satisfaction is related to SWB, his feeling of well-being or his happiness. Happiness and job satisfaction go hand in hand in organizations. And job satisfaction comes from these factors. So if these factors are provided to a person in an organization, a job that he likes, a feeling of well-being with his co-workers, a clear career path for him, a feeling of equity and fair play and justice in an organization, then he will be job satisfied and then he will be happy. And if he's job satisfied and happy, then he would fall sick to a lesser degree. If he would to fall sick, he would recover quickly, that he would be more present on his job, that he would put in longer hours, he will persevere more on the job. What kind of a worker then do you want as an organizational psychologist? You want a worker who's job satisfied, and you want a worker who has high level of SWB. And this is how SWB and job satisfaction are related. आखिरी चीज एक और भी गुजारिश कर दूं, and that is the relation of SWB with cultural factors. अभी हमने बताया था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया है कि लोग समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि दौलत, सरमाया जो है उसकी वजह से खुशी हासिल हो जाए. इसी तरह से we have seen across different cultures that people who might be poor but have high cultural traditions identify themselves with cultural traditions and practice those cultural traditions, show a higher level of SWB. SWB then is the third factor that is related to organizational psychology. We have done 3 of the 5 factors related to organizational psychology. We have done
optimism, we have done hope, and we have done SWB. Let us recapture what we talked about today. We talked about two things today related to positive psychology. And we are seeing the relationship of positive psychology with organizational psychology. और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने आज जिन दो चीजों का जिक्र किया है उनमें पहली चीज है होप, और हमने ये देखा कि होप का ताल्लुक जो है वो 4, 5, 6 चीजों से है. एकेडमिक अचीवमेंट से है, एथलेटिक अचीवमेंट से है, इमोशनल हेल्थ से है, इलनेस की रिकवरी से है, और हार्डशिप बेयर करने से भी होप का ताल्लुक है. हमने ये देखा कि होपफुल्स जो हैं वो जल्दी इलनेस से रिकवर करते हैं. हमने ये देखा होपफुल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में परसिवियर ज्यादा करते हैं. और हमने ये देखा कि होपफुल जो हैं उनकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है. इसी बेसिस पे माहिरीन नफ्सियात ने होप स्केल्स बनाई, और हम देखते हैं कि आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और चीजों के अलावा होप स्केल्स को भी इस्तेमाल कर रही हैं फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड चॉइस ऑफ करियर्स. एक चीज हमने आज होप से मुतल्लिक ये देखी, और दूसरी चीज जो हमने देखी वो थी हैप्पीनेस और SWB. और इसमें हमने देखा दैट SWB इज रिलेटेड टू लाइफ सेटिस्फैक्शन, satisfaction with important domains of life, negative and positive effects, that SWB is not necessarily correlated to wealth, that SWB is positively correlated to job satisfaction, that SWB is positively correlated to optimism and hope. ये ताल्लुक है SWB का और पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ, और इसका हमने SWB का ताल्लुक देखा organizational psychology se mutalik. We will talk about 2 other factors related to positive psychology in the next lectures. Until that time, do look up these 3 factors related to positive psychology that we have talked about. Look after yourselves. Khuda Hafiz. God be with you.